चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कैफ 2 दैट इज़ टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंसेस। हमने लास्ट क्लास में अपने कैफ 2 के करिकुलम में इनकम टैक्स के एरिया में स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट से अपने इस कोर्स का स्टार्ट किया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पहले कुछ हमारी 7-8 क्लासेस इंट्रोडक्शन इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से चलेगी, जिसमें हम ओवरऑल टैक्सेशन और स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की बेसिक्स कवर करेंगे, इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर करेंगे। क्योंकि अगेन किसी भी चीज़ को पढ़ने, किसी भी चीज़ को समझने, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए जितनी अच्छी हमारी बेसिक्स होंगी उतने ही अच्छे हम एडवांस और जो है ना मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या बातें डिस्कस की और फिर हम आज के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या दुनिया की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट्स टैक्सेस लगाती क्यों है। अगर मैं टैक्सेस की बात करूं कि टैक्सेस को लगाने की नीड क्यों पेश आई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया, चाइना, यूएस, जितने भी मुल्क हैं उनकी गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती क्यों है, तो सर टैक्सेस का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होती है, एजुकेशन पे खर्चा करना होता है, हेल्थ पे खर्चा करना होता है, डिफेंस पे खर्चा करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना होता है। 10,000 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट को अपनी कंट्री की मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए करने पड़ते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही होती है। लेकिन अगेन सिर्फ टैक्सेस ही गवर्नमेंट्स के फंड्स, सिर्फ टैक्सेस ही गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट के पास ब्रॉडली स्पीकिंग दो जगह से रेवेन्यू, दो जगह से फंड्स आ रहे होते हैं। मेजर पोर्शन, सब्सटेंशियल पोर्शन टैक्सेस से आ रहा होता है और थोड़ा सा पोर्शन नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी जनरेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गवर्नमेंट पार्क से फीस ली जा रही है, गवर्नमेंट सर्विसेज से फीस ली जा रही है, डिफरेंट तरह के लॉ की नॉन कंप्लायंस की मद में कोई फाइन, पेनल्टी, चालान वगैरह से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाया जाता है। लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन जो है 80-90% चंक जो है वो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से ही कलेक्ट कर रही होती है। अब दुनिया भर में और स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारी तरह के टैक्सेस हैं। यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 46 टाइप के डिफरेंट टैक्सेस हैं जो कि लोगों के बिजनेसेस पे, लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे, लोगों की इनकम पे या डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन इन 46 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया जा सकता है। टैक्सेस कैन बी आइदर डायरेक्ट टैक्स और टैक्सेस कैन बी आइदर इनडायरेक्ट टैक्स। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है कि या तो टैक्स इस तरह से चार्ज इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा कि वो डायरेक्ट टैक्स कहलाया जाएगा, या फिर टैक्स इस तरह से चार्ज इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा कि वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। सर इन दोनों का मतलब क्या था? सर एक ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट करने वाला शख्स और उसका बर्डन बर्दाश्त करने वाला शख्स अगर एक ही शख्स है, एक ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर हो, इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी बेताशा एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इसी तरीके से अगर हम ज़कात को देखें, ज़कात वैसे टैक्स नहीं है, ज़कात हमारी एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, लेकिन ज़कात का नेचर भी डायरेक्ट टैक्स का ही है। क्योंकि जो बंदा इनकम कमा रहा है, जिस बंदे के पास वेल्थ है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे अपनी इनकम पे या अपनी वेल्थ के ऊपर इनकम टैक्स या ज़कात पे करनी है और उसका बर्डन भी उसी ने बर्दाश्त करना है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी के कंपेरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसकी पेमेंट, जिस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को एक शख्स कर रहा होता है, लेकिन उसका बर्डन, उसका अल्टीमेट बर्डन किसी और को पास ऑन कर दिया जाता है, यानी कि अल्टीमेटली उसका बर्डन किसी और के सर पे होता है। इस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल सेल्स टैक्स की है। रीज़न बीन कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी सप्लाई चेन मेंबर्स होते हैं, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सप्लाई चेन मेंबर सेल्स टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं। ये सप्लाई चेन मेंबर एक्चुअली सेल्स टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन वो सेल्स टैक्स हम और आप जनरल कंज्यूमर से रिकवर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को सप्लाई चेन मेंबर करता है, लेकिन सप्लाई चेन मेंबर उसका बर्डन बर्दाश्त नहीं करता। सप्लाई चेन मेंबर उसका बर्डन एंड कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को, जनरल कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सी तरह के टैक्सेस हैं, लेकिन हमारी जो सीए की जर्नी है उसमें हम कोई 3-4 तरह के टैक्सेस कवर करते हैं। सबसे पहले कैफ 2 लेवल पे हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कवर करेंगे। कैफ 2 लेवल पे, इस लेवल के ऊपर आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कवर करोगे, और जब आप लोग इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पर आ जाओगे तो C5 में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को दोबारा से बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करोगे,
लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कानून कवर कर रहे होंगे। फिर हमने टैक्स की बड़ी आसान सी पेमेंट देखी, दैट इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर द लॉ। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर द लॉ, दिस इज कॉल्ड टैक्स। यानी कि एक पेमेंट का, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का टैक्स बनने के लिए उसमें 3 कंडीशंस, 3 क्राइटेरिया का फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1 वो कंपल्सरी पेमेंट हो, नंबर 2 वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को की जा रही हो, एंड नंबर 3 वो किसी कानून के तहत की जा रही हो। तो अगर ये तीनों परगजिट्स, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वो ऑब्लिगेशन, वो पेमेंट टैक्स कहलाया जाएगा। फिर हमने स्टार्ट लिया था इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अगर मुर्तज़ा कायद इनकम कमा रहा है तो मुर्तज़ा कायद की जिम्मेदारी है कि उसे अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है, और मुर्तज़ा कायद ने ही इस टैक्स का बर्डन भी बर्दाश्त करना होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। अगर एक एम्प्लॉय सैलरी कमा रहा है तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स खुद पे करता है और उस इनकम टैक्स का बर्डन भी खुद बर्दाश्त करता है। तो एम्प्लॉय के ऊपर जो सैलरी के ऊपर जो इनकम टैक्स लग रहा होता है, ये हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक फेडरल टैक्स है। इनकम टैक्स एक फेडरल टैक्स है। देखिए, हमारी कंट्री में 3 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि वफाकी हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब है कि सूबाई हुकूमत, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि सिटी लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे छोटी मोटी गवर्नमेंट्स बनाई जा रही है तो इसे हम लोकल गवर्नमेंट कह रहे होते हैं। अब पाकिस्तान का कानून या पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कुछ टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट की स्कोप में, फेडरल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में आते हैं। यानी कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनकी लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, रिकवरी और रिकवरी से आने वाला पैसा सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट हैंडल कर रहा होता है, सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा होता है। इनकम टैक्स पाकिस्तान में एक फेडरल टैक्स है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इनकम टैक्स के लिए कानून बनाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग करती है, उसकी मैनेजमेंट देखती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उसकी रिकवरी देखती है, और इससे आने वाला पैसा भी फेडरल गवर्नमेंट की बकेट में या फेडरल गवर्नमेंट की पॉकेट्स में जा रहा होता है। इसी के कंपैरिजन में जब आप सीए फाइनल में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कवर करेंगे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक प्रोविंशियल टैक्स है, एक प्रोविंशियल लेवी है। यानी कि अगर सिंध में सर्विसेज प्रोवाइड होती है और उस पर सेल्स टैक्स लगता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये सिंध गवर्नमेंट के पास जाता है। पंजाब में अगर सर्विसेज प्रोवाइड होती है और उस पर पंजाब सेल्स टैक्स लगता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये पंजाब गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन वो किसी लेटर स्टेज पर डिस्कस करेंगे, अभी हमारे लिए रेलेवेंट है इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, दैट इज वन ऑफ द फेडरल टैक्स। अच्छा, अब पाकिस्तान में जब मैं इनकम टैक्स की एप्लीकेशन की बात करता हूं, पाकिस्तान में जब हम इनकम टैक्स की एप्लीकेशन, पाकिस्तान में जब हम इनकम टैक्स की गवर्नेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए, इम्पोज करने के लिए, उसके सारे मामला देखने के लिए हमारे पास जो सुप्रीम लॉ है, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पाकिस्तान में इनकम टैक्स को गवर्न किया जाता है। पाकिस्तान में लोगों की और बिजनेसेस की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के इस मेन लॉ के साथ साथ हमें बहुत सारी जगहों पर गाइडेंस और एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल मामला को देखने के लिए हमारी असिस्टेंस के लिए इनकम टैक्स रूल्स 2002 भी मौजूद है। इसको मैंने आपसे यूँ एक्सप्लेन किया था सिर्फ समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रिलीजन इस्लाम को देखें तो इस्लाम के रिलीजन के अंदर जो हमारी क्या कहते हैं डिवाइन बुक है, दैट इज़ कुरान शरीफ। इस्लाम की जितनी तालीमात है, इस्लाम के जितने प्रिंसिपल्स है, इस्लाम के जितने अहकामात है, ये सारे कुरान शरीफ के अंदर, ये एक डिवाइन लॉ है, यानी कि एक डिवाइन बुक है जो कि एज अ मुस्लिम हम सब ने फॉलो करनी होती है। लेकिन जब हम इस्लाम की तालीमात पे अमल करने लगते हैं या इस्लाम को फॉलो करने लगते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किस तरह से चीज़ों को अंजाम देना है, किस तरह से मामलात हैं, किस तरह से चीज़ों को करनी है, हमें असिस्टेंस, हमें हेल्प, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और फिर हम उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उसवा सन्ना को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कुरान शरीफ हमारा किबला है, मतलब किबला इस सेंस में कि हमें उसे फॉलो करना है, लेकिन किस तरह से फॉलो करना है, उसमें क्या हर्डल्स, क्या एप्लीकेशन, क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए होगी, उसके लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उसवा हसना को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में भी ये हमारा किबला है
कि हमें इसे फॉलो करना है, लेकिन जब हम इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुश्किलात आएगी, बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। तो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए हम इनकम टैक्स रूल्स 2002 को देख रहे होंगे। फिर मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जिक्र इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर का भी किया था कि इनकम टैक्स की स्ट्रक्चरिंग किस तरह से की गई है। देखिए, कोई भी किताब हो, चाहे वो कोई स्टोरी बुक हो, चाहे फिर वो आपकी कोई करिकुलम की बुक हो, चाहे फिर वो कोई नॉवेल हो, चाहे फिर वो कोई लीगल किताब हो, हर किताब की ना एक स्ट्रक्चरिंग का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नॉवेल देखते हो तो नॉवेल बुक रीड करते हो तो हो सकता है उसमें डिफरेंट सीजन्स आ रहे हो या डिफरेंट वॉल्यूम्स आ रहे हो। आपके अपने करिकुलम की अगर आप किताबें देखो तो जनरली इसमें आपको चैप्टर्स नजर आ रहे होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अगर हम कुरान शरीफ के स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो कुरान शरीफ को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि उसमें 30 पारे आ रहे हैं, 114 सूरतें आ रही है, नंबर ऑफ आयात, नंबर ऑफ रुकू और डिफरेंट और पैरामीटर्स हो सकते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि सबसे पहले 2 मेजर पार्ट्स आ रहे हैं। नंबर 1 चैप्टर्स, यानी बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, और फिर चैप्टर्स के बाद आ रहे शेड्यूल्स, चैप्टर के बाद आ रहे शेड्यूल्स। पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं। अब डिफरेंट चीज़ों के हवाले से डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी का एक सेपरेट चैप्टर है, बिजनेस इनकम का एक सेपरेट चैप्टर है, इनकम टैक्स रिटर्न का एक सेपरेट चैप्टर है। हर चीज़ के हवाले से डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो कि हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। जब हम इन चैप्टर्स को देखेंगे ना तो हर चैप्टर के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आ रहे होंगे, हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल सबसेक्शन आ रहे होंगे, हर सबसेक्शन में मल्टीपल क्लॉजेस आ सकती हैं, हर क्लॉज में मल्टीपल सब क्लॉजेस हो सकते हैं, हर सब क्लॉजेस के साथ प्रोवाइजोस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोवाइजो, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस वगैरह देखने में कैसे लगते हैं, जब हम कानून पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। लेकिन स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से की गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे होंगे, हर चैप्टर में सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज और फिर प्रोवाइजोस आ रहे होंगे। चैप्टर्स का एरिया कंप्लीट होने के बाद एनेक्जर्स आते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एनेक्जर्स बेसिकली यूँ समझें कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब लॉ मेकर को कोई चीज़ बतानी होती है तो उसका जिक्र वो शेड्यूल्स में कर देता है, अब एक्चुअली तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कोई 13-14 तरह के शेड्यूल्स हैं, लेकिन हमारे लेवल पे हम 3 शेड्यूल कवर करेंगे, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्स का है, यानी कि जितनी भी इनकम्स हम कवर करेंगे उन पे क्या टैक्स रेट अप्लाई होना है, उस पर किस रेट से टैक्स लगना है, ये रेट हमें फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सैलरी पे कितना टैक्स लगना है ये यहाँ नज़र आएगा, डिविडेंड पे कितना टैक्स लगना है ये यहाँ नज़र आएगा, इंटरेस्ट इनकम पे कितना टैक्स लगना है वो यहाँ नज़र आएगा, बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स लगना है, यानी कि जितनी भी इनकम आप कमा सकते हो उन पे जो टैक्स रेट्स अप्लाई होना है वो हमें फर्स्ट शेड्यूल में नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से एक और शेड्यूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल हम कवर करेंगे, दैट इज सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल का टाइटल है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है, यानी कि जब भी लॉ मेकर को, हम और आप, टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट देना होगा, टैक्स पेयर को कोई रिलीफ देना होगा, टैक्स पेयर को कोई कंसेशन देना होगा, तो इसका जिक्र हमें सेकंड शेड्यूल में मिल रहा होगा। यहां पर टैक्स पेयर की एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस की बात की जा रही होगी। इसी तरह से हम एक और शेड्यूल देखेंगे, दैट इज थर्ड शेड्यूल में हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह के रेट्स दिए हुए हैं। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर जब आप प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करते हो तो उसे IAS 16 के तहत रिकॉर्ड करते हो। IAS 16 में हमारे पास स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है। लेकिन टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन अलग तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो टैक्स लॉ में एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होती है, जो रेट्स इस्तेमाल होता है, इसका जिक्र हम थर्ड शेड्यूल के अंदर कर रहे होंगे। और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के साथ साथ ही पैरेलल हम इनकम टैक्स रूल्स भी साथ साथ कवर कर रहे होंगे। तो ये तो पहले एक क्विक रिकैप था, जो बातें हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की। अब हम आज के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर प्रोवाइजो क्या होता है। प्रोवाइजो किसे कहते हैं। देखिए, मैं सेक्शंस कहूँ, मैं सब सेक्शंस कहूँ, मैं क्लॉज कहूँ, मैं सब क्लॉज कहूँ, मैं प्रोवाइजो कहूँ,
ये सारे लॉ के प्रोविजंस हैं, ये सारे लॉ के प्रोविजंस से कानून के अहकामात हैं। हमें सेक्शन को भी फॉलो करना है, हमें सब सेक्शन को भी फॉलो करना है, हमें क्लॉजेस भी देखनी है, हमें सब क्लॉजेस भी देखनी है, हमें प्रोवाइजोस भी देखना है। यानी ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये कानून के अहकामात है कि आपने इसको फॉलो करना है। प्रोवाइजो बेसिकली उनको कहते हैं जिनको लिखने का एक तरीक़ाकार होता है। यानी जब हम प्रोवाइजोस रीड करेंगे ना, तो प्रोवाइजो जनरली स्टार्ट होते हैं प्रोवाइडेड दैट के लफ्ज़ से। लॉ के अंदर जो भी जुमला प्रोवाइडेड दैट के लफ्ज़ से इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा हो ना, कि प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू डू दिस, प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू फॉलो दिस, प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू फॉलो दिस कंडीशन, तो इसका मतलब है कि ये प्रोवाइजो प्रोवाइड किया गया। तो प्रोवाइजो की बस पहचान ये कि प्रोवाइडेड दैट के लफ्ज़ से इस्तेमाल स्टार्ट होता है, लेकिन ये सारे, चाहे में सेक्शन हो, क्लॉजेज हो, सब क्लॉजेज हो, ये सारे लॉ के अहकामात है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम अपने इनकम टैक्स के कोर्स का स्टार्ट लेते हैं, ऑफिशियली स्टार्ट लेते हैं। देखें, डिफरेंट सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक बात की गई है। हमें सेक्शन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे मैं चीज़ें कवर करूंगा ना, तो आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ के आगे कोई ना कोई लॉ का सेक्शन नंबर लिखा होगा। आपको ये सेक्शन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सेक्शन नंबर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन नंबर याद करने के ऊपर परेशान मत होइएगा, हमें सेक्शन नंबर मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर सेक्शन का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक यूज़, स्पेसिफिक पर्पस होगा। मैं तकरीबन पिछले, मेरे ख्याल है कि 10-11 सालों से टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, सीए फाइनल लेवल पे भी, कैफ लेवल के ऊपर भी। मैंने अपने जितने भी बैचेस टैक्सेशन के कवर करवाए हैं, और जितनी भी बैचेस मैंने कवर करवाए हैं, हमेशा इनकम टैक्स से स्टार्ट करवाया। कभी भी मैंने अपना टैक्स का सब्जेक्ट सेल्स टैक्स से स्टार्ट नहीं किया। पहले मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद सेल्स टैक्स, जो इसके पीछे एक वजह है। और जब मैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स से भी अपना कोर्स स्टार्ट करता हूँ ना, तो इनकम टैक्स में मैं हमेशा सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 कवर करवाता हूँ, जिसका टाइटल है स्कोप ऑफ टैक्स, जिसका टाइटल है स्कोप ऑफ टैक्स। ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन है। अब चार्जिंग सेक्शन क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन है, इसका टाइटल है स्कोप ऑफ टैक्स सेक्शन 4। देखें, जितने भी टैक्स लॉस होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, हर टैक्स लॉ के अंदर एक सेक्शन ऐसा होता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का रुतबा, जिसे चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। जितनी भी टैक्स लॉज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, एफईडी हो, कस्टम ड्यूटी हो, या कोई भी कानून हो टैक्स का, हर टैक्स लॉ के अंदर एक सेक्शन ऐसा होता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का रुतबा, जिसे चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि सर क्या मतलब चार्जिंग सेक्शन, क्या मतलब है चार्जिंग सेक्शन का रुतबा? सर, ये सेक्शन किसी भी टैक्स कानून का दिल है। ये सेक्शन किसी भी टैक्स के कवानीन का दिल है, या यूं कह ले किसी भी टैक्स के कवानीन की रूह है। यानी कि इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस, इस सेक्शन की रेलेवेंस इतनी है कि मैं कानून के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन को रूह का मकाम दे रहा हूं, दिल का मकाम दे रहा हूं। ऐसा इस वजह से कि ये वो ऑथोरिटेटिव, ये वो पावरफुल सेक्शन है जो कि पूरे टैक्स लॉस को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि वो डिफरेंट तरह की चीज़ों के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। समझे नहीं सर? मैं ये कह रहा हूं कि इनकम टैक्स का जो ये सेक्शन 4 है ना, जिसे हमने चार्जिंग सेक्शन का रुतबा दिया, इसे चार्जिंग सेक्शन का रुतबा या चार्जिंग सेक्शन का मकाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये वो सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर्स देता है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर, वो लोगों के और बिजनेस के डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सके, टैक्स इंपोज कर सके। यानी ये वो सेक्शन है जिससे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाकी सेक्शंस को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है कि वो लोगों की और बिजनेसेस की इनकम के ऊपर टैक्स लगा सके। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। रीजन बीइंग दिस इज द सेक्शन that gives the authority, that gives the power to all the other sections of income tax to impose taxes, to impose income taxes.
हम जब सेल्स टैक्स कवर करेंगे, अगर आने वाले वक्तों में फ्यूचर में कभी आप कस्टम लॉ पढ़ते हैं या कोई और टैक्स का कवानीन पढ़ते हैं, हर सेक्शन, हर लॉ के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का रुतबा दिया जाता है। और यूं कह लें कि ये उस कानून के, उस टैक्स के कवानीन का दिल है या रूह है या इंपॉर्टेंट मकाम रखता है। क्यों? क्योंकि यही वो सेक्शन है जो बाकी सारे सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर्स, ये कुव्वत, ये सलाहियत देता है कि वो डिफरेंट तरह की चीज़ों के ऊपर, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर सके। अब चार्जिंग सेक्शन या सेक्शन 4 एक्चुअली तो कोई बड़ा सेक्शन है। एक्चुअली अगर आप इनकम टैक्स में जाकर सेक्शन 4 देखेंगे तो ये कोई 1.25 पेज का सेक्शन है, लेकिन आपके सामने चार्जिंग सेक्शन की बहुत ही समरी वर्डिंग्स लिखी है। लेकिन आपके सामने चार्जिंग सेक्शन की बहुत ही समरी शॉर्ट वर्डिंग्स लिखी है। क्या लिखा है जी? कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा, ये समरी वर्डिंग्स हैं। एक्चुअली में सेक्शन 4 अगर आप जाकर कभी देखेंगे फ्यूचर में तो वो कोई 1.25 पेज का सेक्शन है। मैंने इसको यहाँ पर समराइज किया है, बहुत ही क्रिप्स करके लिखा है। क्या लिखा है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट। अच्छा, बजाय अगर एक लेमैन, अगर एक कॉमन मैन इसको पढ़े ना तो उसको बड़ी आसान सी बात समझ आती है कि यार इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड यानी कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा फॉर ईच टैक्स ईयर, हर साल, ऑन एवरी पर्सन, हर इंसान पे, हर शख्स पे, हु हैज टैक्सेबल इनकम, जिसके पास कोई इनकम है, एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट, जो भी टैक्स के कवानीन या जो भी टैक्स के रेट्स होंगे। तो बज़ाहिर तो अगर मैं इस सेक्शन का उर्दू तर्जुमा देखूं, ये लफ्जी माने देखूं, तो वो तो सिंपल सा है कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा हर साल हर उस शख्स पे जिसके पास कोई इनकम हो, एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से। तो बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ टैक्स स्टूडेंट, जब हम इस सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं ना, जब हम इस सेक्शन को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास कोई 4 से 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आती है। यहाँ पर हमारे पास कोई 4 से 5 लीगल जार्गन्स निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, तो सबसे पहला सवाल क्रिएट होता है कि सर इनकम टैक्स कहते किसको है, टैक्स का क्या मतलब है। फिर फॉर ईच टैक्स ईयर, तो फिर यहाँ पर सवाल क्रिएट होता है कि सर टैक्स ईयर का क्या मतलब है, क्या ये हमारा कैलेंडर ईयर होगा, क्या ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, या ये कोई और साल है। फिर ऑन एवरी पर्सन, सर हु इज पर्सन, क्या मैं और आप पर्सन है, या एक परचून वाला एक पर्सन है, या एक कंपनी एक पर्सन है, तो पर्सन को डिफाइन किया गया होगा। हु हैज टैक्सेबल इनकम, सर इनकम किसको कहते हैं, क्या हम दुकान में या फैक्ट्री में जो बिजनेस करके पैसा कमाते हैं सिर्फ वही इनकम है, या अगर हमें विरासत में एसेट मिल रहे हैं या हमें गिफ्ट में एसेट मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है हमारी इनकम हो। एंड एज पर दी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, जो भी कानून के टैक्स रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए गए होंगे। कोई बता सकता है ये टैक्स रेट्स कहाँ दिए हुए होंगे? हम इसका जिक्र कर चुके हैं। कोई बता सकता है ये टैक्स रेट्स कहाँ पर गिवन होते हैं? यस, फर्स्ट शेड्यूल में। सिर्फ शेड्यूल नहीं, फर्स्ट शेड्यूल में हमने स्ट्रक्चर में बताया कि टैक्स रेट्स कहाँ दिए हुए होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में। टैक्स रेट्स कहाँ दिए हुए होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो बजाय तो चार्जिंग सेक्शन बड़ा सिंपल सा है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन फॉर ईच टैक्स ईयर हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर दी एप्लीकेबल टैक्स रेट। लेकिन जब मैं इस चार्जिंग सेक्शन का पोस्टमार्टम करता हूँ, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 5 लीगल टर्म्स, 5 जार्गन्स निकल कर आते हैं। व्हाट इज टैक्स, what is tax year, what is person, what is taxable income and what are the applicable tax rate। आज की क्लास में और आने वाली 5-6 क्लासेस के अंदर सिर्फ हम इन टर्मिनोलॉजीज के मतलब ही समझ रहे होंगे, सिर्फ हम इन टर्मिनोलॉजीज के मतलब ही समझ रहे होंगे। यानी आज की क्लास के अंदर और आने वाली 4-5 क्लासेस के अंदर हम यही देखेंगे कि टैक्स की क्या डेफिनेशन है, इनकम की क्या डेफिनेशन है, टैक्स ईयर किसको कहते हैं, पर्सन किसको कहते हैं, और एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या क्या गिवन है। आज स्पेसिफिकली हम टैक्स ईयर से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे। सर किसी ने सवाल पूछा
कि सर कोई लिमिट है कि कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा? डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिट है कि कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन देखें, एक चीज़ थोड़ा सा अप्रोच को समझिएगा, हम एक चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बीच से इस तरह से एब्सर्ड सवाल पूछेंगे ना, मैं सवाल को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन बीच से अगर आउट ऑफ द बॉक्स एब्सर्ड सवाल क्रिएट होगा ना कि सर डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है, सैलरी पे कितना टैक्स लगता है, मिनिमम कितनी अमाउंट पे टैक्स लगता है, मैक्सिमम कितना टैक्स लगता है, तो ये अभी आएगा आगे। आज तो हमारी दूसरी क्लास है, अभी तो हमने 200 क्लासेस कवर करनी है, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल लॉजिकल मैनर के अंदर कवर होगी। बीच से कोशिश करें कि इस तरह के एब्सर्ड सवाल ना पूछे, एक रिदम खराब हो जाता है कि सर मिनिमम लिमिट है। डेफिनेटली कोई ना कोई मिनिमम लिमिट है। जब टैक्स रेट्स की बात आएगी, जब कंप्यूटेशन के सवाल लिखेंगे, वो मिनिमम लिमिट्स आपके सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, जो भी टैक्स लगता है वो 6 लाख की इनकम के बाद लग रहा होता है। ऑलराइट, तो आज हमने टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले सिर्फ पर्सन्स के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ पर्सन्स के बारे में बता रहा हूं, समझा नहीं रहा। पर्सन को हम कल या परसों कवर करेंगे, आज हम टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मैं सिर्फ पर्सन्स के बारे में बता रहा हूं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक टैक्स पर्सन इन 7 में से कोई एक हो सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर टैक्स पर्सन इन 7 में से कोई एक हो सकता है। इट कैन बी आदर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल यानी कि मैं और आप टैक्स पर्सन हो सकता है। इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमें मालूम है क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एओपी हमें मालूम है क्या होता है? सर अगर आप लोगों ने बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ा है या लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा है, तो वहां पर आप एक कानून पढ़ते हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि अगर आपको लेट से गए पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना है, तो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी बनाकर भी वो बिजनेस कर सकते हो, और एक और स्ट्रक्चर ये होता है कि आप कंपनी बनाकर नहीं, बल्कि आप पार्टनरशिप के साथ एक पार्टनरशिप फर्म बनाओ, जिसे हम एओपी कहते हैं, जिसे हम एओपी कहते हैं कि भाई आपने अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया, तो ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, इससे हम एओपी, इसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्संस कह रहे होते हैं। तो टैक्स पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पर्सन्स में हमारे पास ये 7 तरह के पर्सन्स आ रहे हैं: इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लोग डिफरेंट तरह की इनकम कमा रहे होंगे, चाहे वो सैलरी इनकम हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, बिजनेस हो, या 10,000 तरह की इनकम्स हो। अपनी इनकम के ऊपर ये टैक्स पे कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये क्रिएट होता है कि सर फेडरल गवर्नमेंट का नाम यहां क्यों आ रहा है? फेडरल गवर्नमेंट का नाम यहां पर क्यों आ रहा है? फेडरल गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स पर्सन क्यों बनाया? फेडरल गवर्नमेंट की अपनी इनकम पे टैक्स देगी? नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देगी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है ना। यहां पे इंडिविजुअल, कंपनी, ईओपी के अलावा बाकी लोगों के नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप ये टैक्स का पूरा कानून पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा एक फैमिली की तरह काम करेगा। पूरा एक स्टोरी हम कवर करेंगे कि भाई इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनसे टैक्स रिकवर किया जाए और इनको पे किया जाए। तो इस स्टोरी के जितने कैरेक्टर है ना, इस कहानी के जितने कैरेक्टर है ना, उन सबको लॉ मेकर ने पर्सन बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो 7 तरह के पर्सन्स आ रहे हैं इन सब के ऊपर टैक्स लगेगा। नो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम इनकम टैक्स की कहानी, इनकम टैक्स की स्टोरी पढ़ेंगे ना आने वाले 3-3.5 महीने के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। किसी की जिम्मेदारी होगी टैक्स कलेक्ट करना, किसी की जिम्मेदारी होगी टैक्स को मैनेज करना, किसी की जिम्मेदारी होगी टैक्स को पे करना। तो पर्सन उस स्टोरी के कैरेक्टर हैं। इन लोगों से टैक्स लिया जा रहा होगा, इन लोगों से टैक्स लिया जा रहा होगा, उस टैक्स को कलेक्ट करने की, उस टैक्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी ये संभाल रहा होगा। तो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ दिस इंटायर टैक्स स्टोरी। जरूरी नहीं है कि हर बंदे की इनकम, हर पर्सन की इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करें, नहीं।
अच्छा, कैफ 2 लेवल पे अगर मैं बात करूं तो कैफ 2 लेवल के ऊपर आपको सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन कवर करवाई जाएगी। कैफ 2 लेवल के ऊपर हम सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन पढ़ेंगे। जब हम इंशाल्लाह सीए फाइनल में आ जाएंगे तो सीए फाइनल में हम कंपनी की टैक्सेशन पढ़ेंगे, यानी एक इंडिविजुअल अपना टैक्स किस तरह से फाइल करता है, एक एओपी अपना टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करती है, ये आप कैफ 2 लेवल पे सीख जाओगे। और जब इंशाल्लाह सीए फाइनल में आ जाओगे तो सीए फाइनल में हम कंपनी टैक्सेशन कवर करेंगे। पर्सन्स की बात करें तो 7 तरह के पर्सन्स थे, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। सर फॉरेन गवर्नमेंट मतलब, देखें हम पाकिस्तान का कानून पढ़ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में हमारी जो वफाकी हुकूमत है दिस इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अलावा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अलावा बाकी जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। यानी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सऊदीया की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट्स फॉरेन गवर्नमेंट्स कहलाई जाएगी। सर इनको क्यों पर्सन बनाया है? सर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हम ग्लोबल इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं। तो सऊदीया की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाइना पाकिस्तान में बिजनेस कर सकता है, यूएस पाकिस्तान में बिजनेस कर सकता है। तो बाहर के मुल्कों की गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में इनकम कमा रही होती है। तो इस वजह से फॉरेन गवर्नमेंट को भी एक सेपरेट पर्सन कहा गया। इसी तरह से पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ये क्या है सर? देखें दुनिया में बहुत सारे रीजन्स पॉलिटिकली सब डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। यूएई एक बिगर फॉरेन गवर्नमेंट है जो कि पॉलिटिकली सब डिवाइडेड है, यानी दुबई अलग है, अजमान अलग है, अबू धाबी अलग है। तो यूएई इज द ब्रॉडर टर्म, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन उसमें इटसेल्फ दुबई अलग है, अजमान अलग है, अबू धाबी अलग है। तो दिस इज पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और इसी तरीके से पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सर ये क्या है? सर बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो दुनिया भर में काम कर रही होती है, दुनिया भर में वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO, हु, इसी तरीके से यूनिसेफ का, इसी तरीके से IMF का, इसी तरीके से मलाला फंड्स का। तो ये दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, हेल्थ में, एजुकेशन में, ह्यूमन राइट्स के हवाले से डिफरेंट तरह के वेलफेयर के काम करती है। इन्हें हम पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे होते हैं। तो अब हो सकता है कि यूनिसेफ का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, मलाला फंड से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही हो, तो इस वजह से इन्हें भी एक सेपरेट पर्सन का स्टेटस दिया गया। तो ये 7 नेम हमें बाय नेम याद होने चाहिए, ये पर्सन्स हमें बाय नेम मालूम होने चाहिए। सर लॉ में, टैक्स लॉ के अंदर 7 तरह के पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कैफ लेवल पे हम इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन कवर करेंगे। सीए फाइनल में हम इंशाल्लाह कंपनी की टैक्सेशन कवर कर रहे होंगे। अब आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड टैक्स ईयर, दैट इज कॉल्ड टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले जहन में एक सवाल आता है या जहन में एक क्वेश्चन आता है कि सर टैक्स ईयर क्यों? मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वाई? भाई इनकम टैक्स का पर्पस क्या था? इनकम टैक्स का पर्पस क्या था? सर इनकम टैक्स का पर्पस था लोगों की और बिजनेसेस की इनकम पे टैक्स लगाना। तो बस लोगों की इनकम उठाओ, लोगों की इनकम उठाओ, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। टैक्स ईयर की फटीक में या टैक्स ईयर की कॉन्सेप्ट में क्यों फंसाया जा रहा है? देखें इसका बड़ा लॉजिकल आंसर है। हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हमने बहुत सारी अकाउंटिंग पास्ट में पढ़ी है, बहुत सारी अकाउंटिंग हम आने वाले वक्तों में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग है क्या? सर अकाउंटिंग है बिजनेस के फाइनेंशियल मामलात को रिकॉर्ड करना, बिजनेस के सारे फाइनेंशियल मामलात को, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना। क्या हम अकाउंटिंग करते रहें लेकिन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाएं तो वो अकाउंटिंग किसी काम की होगी? वो अकाउंटिंग का कोई पर्पस होगा?
नहीं सर, अगर आप सिर्फ डबल एंट्री रिकॉर्ड ही करते रहो, आप सिर्फ जीएल भरते रहो, लेकिन कोई बैलेंस शीट ना बनाओ, कोई पीएनएल ना बनाओ, तो उस डबल एंट्री का कोई काम नहीं है। हम जनरल एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं, अपनी अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हम हर साल के बाद या हर पीरियड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम उस बिजनेस को समझ सके, ताकि हम उस बिजनेस के डायनामिक्स, उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस कर सके कि यार एक साल के अंदर कंपनी ने कितना फ़ायदा किया, कितना नुकसान किया, कितना घाटा किया, कितनी सेल्स की, कितने एक्सपेंसेस किए। एक साल के बाद कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। देखिए, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग क्या होता है, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते जाओ। अब अगर मैं ज़िंदगी भर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करता जाऊँ तो वो किसी काम की नहीं है। लेकिन हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ साथ हर एक इंटरवल के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। क्यों? ताकि हम उस बिज़नेस को समझ पाए कि यार ये बिज़नेस कितनी सेल कर रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो हमें कोई ना कोई कट ऑफ डिसाइड करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई पीरियड कट ऑफ चाहिए होता है कि यार हम इस दिन से लेकर इस दिन तक की सेल्स देखेंगे, हम इस दिन से लेकर इस दिन तक के एक्सपेंसेस देखेंगे, हम इस दिन से लेकर इस दिन तक कंपनी की पोजीशन देखेंगे। सेम इसी तरह जब मैं टैक्स ईयर की बात करता हूं ना, तो टैक्स ईयर इज बेसिकली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। टैक्स ईयर इज बेसिकली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। यस, टैक्स कानून का मकसद यह है कि वो लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाए, वो बिजनेसेस की इनकम के ऊपर टैक्स लगाए। लेकिन हमें कोई कट ऑफ चाहिए ना, हमें कोई पीरियड चाहिए ना कि यार कहाँ से लेकर कहाँ तक की टैक्स पे इनकम लगना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक की इनकम पे टैक्स लगना है। क्या मैं एक शख्स के जनाजे के वक्त उसकी पूरी ज़िंदगी की इनकम पे टैक्स लगाऊं? भाई एक तरीका ये हो सकता है ना कि भाई एक बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ, अब पूरी ज़िंदगी ये जो कुछ कमाएगा, जब इसकी मौत का वक्त आएगा तब इससे पूरे ज़िंदगी का टैक्स लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती इस तरह से। पैसे तो गवर्नमेंट को हर साल चाहिए, हर महीने चाहिए, हर दिन चाहिए। तो इस वजह से ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम हर एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद, हर एक पीरियड के बाद लोगों की और बिजनेसेस की इनकम कैलकुलेट करें और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पीरियोडिकली, वो रेगुलरली रिकवर कर रहे हो। तो टैक्स ईयर इज बेसिकली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। टैक्स ईयर इज बेसिकली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। जिस तरह से आप अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, जिस तरह से आप अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, इसी तरह से टैक्स लॉ के अंदर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। अब अकाउंटिंग ईयर ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है, ये 1 जुलाई से 30 जून हो सकता है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है। डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग ईयर हो सकते हैं, चाहे जनवरी से दिसंबर हो, जुलाई टू जून हो, अप्रैल से मार्च हो या कोई और हो। लेकिन जब हम टैक्स ईयर की बात करते हैं ना, तो लॉ में 3 तरह के टैक्स ईयर्स बयान किए गए हैं। इनकम टैक्स लॉ के अंदर टैक्स ईयर 3 तरह के हो सकते हैं। इट कैन आइदर बी नॉर्मल टैक्स ईयर, इट कैन आइदर बी स्पेशल टैक्स ईयर, और इट कैन आइदर बी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, ये स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, ये हम समझेंगे, ये हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन टैक्स लॉ के अंदर 3 तरह के टैक्स ईयर्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, या स्पेशल टैक्स ईयर होगा, या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो क्या कहता है एज डिफाइंड इन सेक्शन 74 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगेन हमें सेक्शन रेफरेंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एज डिफाइंड इन सेक्शन 74 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर एज फॉलो। 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब इनमें क्या फर्क है ये हम समझते हैं। देखें, प्रैक्टिकली हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं। प्रैक्टिकली 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, इसे प्रैक्टिकली क्या कहा जाता है सर? इसे प्रैक्टिकली कहा जाता है कैलेंडर ईयर।
इसे प्रैक्टिकली हम और आप क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर क्या है? पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सर, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। 1 जुलाई से लेकर 30 जून। देखिए, फाइनेंशियल ईयर क्या मतलब है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि कोई भी 12 महीने जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि यार ये हमारी रिपोर्टिंग का पीरियड होगा या ये हमारे मामलात के लिए ईयर होगा। और ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में अगर फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून है तो दुनिया के सारे मुल्कों में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून है। नहीं। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं यूके में बैठा हुआ हूँ, यूके में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून है। ये बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे एक पीरियड डिसाइडेड होता है कि हम इस पीरियड के लिए टैक्स कवानीन बनाएंगे, इस पीरियड के लिए अपनी बजटिंग, इस पीरियड के लिए अपनी रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे। आपने जनरली देखा होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा फॉलो करते हैं, कि मई या जून के महीने में एक बजट आ रहा होता है। हर साल ऐसा ही होता है कि मई या जून के महीने में एक बजट आ रहा होता है। अभी हम मार्च के एंड में ना, तो आप देखेंगे कि मई के महीने में या जून के महीने में एक बजट आ रहा होगा। तो वो बजट क्या होता है? सर, बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आने वाले साल की एक प्लानिंग करती है। गवर्नमेंट आने वाले साल की एक प्लानिंग करती है कि मई के महीने में जो बजट आएगा वो आने वाले 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा और वो एक साल के लिए एप्लीकेबल होगा। उस बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक एस्टीमेट करती है कि यार इस साल हम इतने टैक्सेस लगाकर इतना पैसा कमाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे, तो फिर हमारा इन दी एंड डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। यानी गवर्नमेंट पूरे एक साल की प्लानिंग करती है कि भाई इतना इतना पैसा टैक्स से आएगा, इतना पैसा इन चीज़ों पे खर्च होगा, साल के आखिर में फ़ायदा या नुकसान, जिसे लीगल टर्म में सरप्लस या डेफिसिट कहा जा रहा होता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर इस कैलेंडर ईयर। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर इस 1 जुलाई से 30 जून। और ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो दुनिया के हर मुल्क का कानून फाइनेंशियल ईयर हो। जैसे मैंने कहा कि यूके में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। यूएस में डिफरेंट हो सकता है, इंडिया में डिफरेंट हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हमें अभी वो जानना भी नहीं है। अब जब मैं टैक्स ईयर की बात करता हूँ ना, तो पहला कॉन्सेप्ट या पहला टैक्स ईयर है नॉर्मल टैक्स ईयर। और बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 महीनों का पीरियड, जो 30 जून पे एंड हो। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो। सर, अगर 12 महीनों का पीरियड 30 जून पे एंड हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वो 1 जुलाई पे स्टार्ट होगा। यानी कि वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून पे एंड हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, टैक्स लॉ के अंदर इसे नॉर्मल टैक्स ईयर पुकारा जाएगा। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, टैक्स लॉ के अंदर इसे नॉर्मल टैक्स ईयर पुकारा जाएगा। व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर? Normal tax year is a period of 12 months ending on the 30th day of the June. Ending on the 30th day of the June. वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर 30 जून पे एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? सर, ये स्टार्ट पिछले साल 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। फिर एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल टैक्स ईयर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। क्या कहता है? स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कहीं एंड हो, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स का टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026, 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026,
तो ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर एक शख्स का टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024, तो ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो 30 जून पे एंड हो, दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन अगर एक शख्स का टैक्स ईयर हो 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 23, इसे हम कहेंगे ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर एक शख्स का टैक्स ईयर हो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर एक शख्स का टैक्स ईयर हो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, तो इसे हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर में फ़र्क क्या है सर? नॉर्मल टैक्स और स्पेशल टैक्स ईयर में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये भी 12 महीनों का पीरियड है, ये भी 12 महीनों का पीरियड है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पे एंड हो रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर 30 जून के अलावा कोई और डेट पे एंड हो रहा है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून एंड स्पेशल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या ये बातें समझ आती है? मैं क्या यहां तक ये चीजें क्लियर है? मैं अच्छा, किसी ने सवाल पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 15 से 15 चलाएं? देखो प्रैक्टिकली ये कॉमन नहीं है, प्रैक्टिकली मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन लीगली अलाउड है। यानी वो बच्चा कहना ये चाह रहा है सर ऐसा हो सकता है कि 15 मार्च 2021 से लेकर 14 मार्च 2023 हो, 2022 हो। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। 15 मार्च 21 से लेकर 14 मार्च 2022 है, तो ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ है, ये भी 12 महीने है जो कि 30 जून पे एंड नहीं हो रहे, तो इसे भी हम स्पेशल टैक्स ईयर ही कहेंगे। लीगली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जनरली हमेशा मंथ एंड के साथ ईयर एंड किया जाता है, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसे करना चाहे तो वो कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मतलब कॉमन नहीं है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा जी, चूंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसमें मजीद आगे बात नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे ने सवाल पूछा तो मैंने इसको एड्रेस किया। अब ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर है, इनको रीड करने का, इनको आइडेंटिफाई करने का, इनको डिनोट करने का एक तरीकेकार होता है। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर के केस में बड़ा आसान सा मामला है। नॉर्मल टैक्स ईयर में कानून ये कहता है कि 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा है ना, वही तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है। 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा है ना, वही तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है। क्या कह रहा है वो कह रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय का मतलब होता है रीड बाय। नॉर्मल टैक्स ईयर इज रीड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। नॉर्मल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। क्या मतलब, हम समझे नहीं सर? वो सिंपली ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 25 से 30 जून 26, तो 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा है ना, ये तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। अगर 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 है, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 कहेंगे। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 24 है, तो मैं ये देखूंगा 30 जून के साथ क्या लिखा है। सर 30 जून के साथ लिखा है 2024, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। तो नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है ना, दिस इज द नंबर ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 है, दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। अगर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 है, दिस इज
नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। अब आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 हो, नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 कहेंगे। 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 हो, नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने यहां भी लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल टैक्स ईयर एंड्स ऑन 30 जून 2018 which falls in the calendar year 2018, therefore this is normal tax year 2018, therefore this is normal tax year 2018। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या टैक्स ईयर 12 महीनों से कम हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। आने वाले वक्तों में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इफ एक बंदा पाकिस्तान से परमानेंटली माइग्रेट हो जाए, एक बंदा पाकिस्तान से परमानेंटली माइग्रेट हो जाए, यानी वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तानी CNIC होल्डर है, लेकिन एक वक्त आया कि वो पाकिस्तान छोड़कर परमानेंटली चला गया। तो जाहिर है अगर आप पाकिस्तान छोड़कर परमानेंटली जा रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी 30 जून की फ़्लाइट हो सकता है आप जल्दी चले जाएँ। तो जब आप साल के दरमियान से पाकिस्तान परमानेंटली छोड़कर जाएंगे, वहाँ पर आपका टैक्स ईयर श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह से आने वाले वक्त में पढ़ेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए, हमारा बिजनेस बंद हो जाए। ज़रूरी तो नहीं है ना कि बिजनेस 30 जून को ही बंद हो, बिजनेस तो कभी भी बंद हो सकता है। तो जिस साल बिजनेस बंद हो रहा होगा वहां पर आपका टैक्स ईयर श्रिंक हो रहा होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग 3 तरह के टैक्स ईयर है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। सर, नॉर्मल टैक्स ईयर वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो। 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा है इसे हम डिनोट करेंगे कैलेंडर ईयर से। अगर 1 जुलाई 22 से 30 जून 23 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है। अगर 1 जुलाई 2025 से 30 जून 26 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। मेरा आपसे सवाल है, सर आज डेट क्या है? आज क्या डेट है सर? आज है 31 मार्च 2026। आज जिस वक्त हम ये क्लास ले रहे हैं, जिस वक्त हम ये लेक्चर देख रहे हैं, मतलब जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अभी हम कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में बैठ कर ये क्लास ले रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है 31 मार्च 2025, 25 नहीं है, 31 मार्च 2026 चल रहा है। सर अभी हम कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में क्लास ले रहे हैं? सर आज डेट है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 में फॉल कर रहा है। यानी ये वाला जो 12 महीनों का पीरियड है, 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026, इस 12 महीनों के अंदर ये डेट आ रही है। और ये वाले जो 12 महीने हैं, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। तो हम और आप जो आज ये क्लास ले रहे हैं, वी आर राइट नाउ इन नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। वी आर राइट नाउ इन नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। क्या ये बातें समझ आती है? मैं सर नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीका देखेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि टैक्स ईयर को चेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये टैक्स ईयर का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में टैक्स ईयर कंप्लीट होगा तो फिर अगली क्लास में पर्सन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर अगली क्लास में इनकम और टैक्स की डेफिनेशन देखेंगे, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आज की हम गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं यहाँ पर अगले 5-10 मिनट मौजूद हूँ। अदरवाइज ऑफिशियली हमारी ये सेशन, हमारी ये क्लास एंड हो गई है। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसकी टाइमिंग्स वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट हो जाएगी। अच्छा, क्लास के शुरू में लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितनी क्लास होगी, कितनी क्लास किस तरह से लेके चलना है, तो मैंने ओरिएंटेशन भी बताया था, मैं आज दोबारा बता दे रहा हूँ। हमारी हफ्ते में 2 से 3 लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी। मंडे को मुझे क्लास कंडक्ट करनी थी लेकिन किसी वजह से मैं ना कर सका, तो वेडनेसडे अब मोस्ट लाइकली ट्यूसडे, अब मोस्ट लाइकली मैं थर्सडे या फ्राइडे को क्लास कंडक्ट करूँगा, और फिर एक हम वीकेंड पे। तो हफ्ते में हम 2 से 3 लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ऑफिशियली हमारी क्लास ऑफ हो गई, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ।